बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैनेजमेंट का चैप्टर 8 जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड स्ट्रेटजी मींस द डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमिन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम स्ट्रेटजी का वर्ड यूज़ करते हैं दैट मीन हम कंपनी के विजन के हवाले से जो प्लानिंग हो रही होती है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, और स्ट्रेटजीज मीन वो एक्शन जो कि लॉन्ग टर्म कंपनी के डिसीजन जो लिए जा रहे होते हैं। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर हम यही देखते हैं कि किस तरह जो टॉप मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले बिजनेस मॉडल का होना ज़रूरी है। तो बिजनेस मॉडल मीन इट इज़ अ स्ट्रेटजिक डिज़ाइन फॉर हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजीज़। कि कंपनी जो है कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाएगी जिससे बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया जा सके। वर्क प्रोसेस के हवाले से और वर्क एक्टिविटीज़ के हवाले से कौन कौन सी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल हमें ये बताता है कि कंपनी जो है वो कौन सा वर्क प्रोसेस यूज़ करेगी, कौन सी वर्क एक्टिविटीज़ यूज़ करेगी और कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी जिसकी बेस पे कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। इसी तरह जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें दो चीज़ों पे फोकस किया जा रहा होता है। वेदर कस्टमर विल वैल्यू व्हाट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग, क्या कस्टमर के जहन में हम वो वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं जो कुछ कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। वेयर एज दूसरी चीज़ ये है कि क्या कंपनी सिर्फ पैसा ही कमाना चाह रही है, किसी भी तरीके से पैसा जो है वो आना चाहिए। तो इन दो चीज़ों को फोकस किया जा रहा होता है। वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये है कि इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या वजह है कि इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। पहली बात, इट रिजल्ट्स इन हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ आपने कोई ना कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है जिसकी बेस के ऊपर आप कंपनी को मेजर कर सकेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। इट रिक्वायर्स द मैनेजर्स एग्जामिन एंड अडॉप्ट टू बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस। इसलिए भी ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ज़रूरी है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो नई इन्वायरमेंट के साथ जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको अडॉप्ट कर सकें और एग्जामिन भी कर सकें। नंबर 3, इट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। चूँकि कंपनी के अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबको ये कोऑर्डिनेट करता है। स्ट्रेटजिक जो है जो भी स्ट्रेटजी बनेगी तो उसका काम है कि तमाम यूनिट्स को अंदर कोऑर्डिनेशन लाना ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। एंड नंबर 4, इट इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जिस तरह की कंपनी की स्ट्रेटजीज होंगी उसी तरह के मैनेजर डिसीजन लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मैनेजर की डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है। दैट मीन जो भी कंपनी जिस तरह की भी स्ट्रेटजी बनती हैं उसी को नीचे इम्प्लीमेंट किया जाना होता है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के अंदर वो नज़र आती हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का देखते हैं प्रोसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ जो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसके स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं जो कि हम देखते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो कंपनी के मिशन को जहन में रखना होता है। अब क्वेश्चन के व्हाट इज़ मिशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट होती है। मिशन मीन्स कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस कंपनी एग्जिस्ट। तो मिशन स्टेटमेंट हमें बताती है कि इस कंपनी का बनने का मकसद क्या है, क्यों ये कंपनी बनी, क्या पर्पस है इसका बनने का। तो पहला स्टेप ही यही है कि हमने अपनी कंपनी का जो पर्पस था दैट मीन मिशन जो था उसको जहन में रखना होता है। मिशन इज़ द फर्म रीज़न फॉर बीइंग द स्कोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मिशन स्टेटमेंट ही हमें बताती है कि ये किस किस्म की कंपनी है, कौन सी प्रोडक्ट बना रही है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो मिशन का मतलब वो किसी भी कंपनी का पर्पस है जिसकी वजह से वो कंपनी मार्ज़ वजूद में आई है, दैट इज़ कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। तो हर कंपनी की कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट होती है। इसी तरह गोल्स
द फाउंडेशन ऑफ द फर्दर प्लानिंग मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, जो उनसे हमने गोल्स अचीव करने हैं उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो दैट मीन फर्स्ट स्टेप जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ मिशन को जहन में रखते हैं बल्कि कंपनी के जो गोल्स हैं उसको भी जहन में रखना होता है। दूसरा स्टेप जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का वो है डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस। डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस मीन कि आपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, जहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट कर रही है या जिस सेक्टर में या जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे हम देखते हैं जनरल एनवायरनमेंट को देखते हैं। जनरल एनवायरनमेंट मीन फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हम वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मीन कि हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हम इजीली जिसको अवेल कर सकते हैं, और थ्रेट्स मीन कौन कौन से कंपैटिटर हैं या और कौन से थ्रेट हैं, लेबर नहीं मिल सकती, रॉ मटेरियल इजीली नहीं पहुंच सकता, सो एंड सो। तो दैट मीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हमने स्कैन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हम जनरल एनवायरनमेंट को देखते हैं। दूसरी जो अगला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड डूइंग एन इंटरनल एनालिसिस, ये स्टेप 3। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं जी अपनी कंपनी के रिसोर्सेज, अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं कि इधर हमारे पास वो रिसोर्सेज भी हैं, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इस कंपनी को इसका जो स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं उसको अचीव भी कर सकें। असल में जब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो बताता है हमें कि हम जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें मिशन को ज़हन में रखेंगे, गोल्स को ज़हन में रखेंगे, फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। इसी तरह हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखते हैं। वी कैन से दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अगर स्टेप 2 और 3 को मिलाएं तो हम कहते हैं ये स्वॉट एनालिसिस हम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हम स्ट्रेंथ्स देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो वर्क फोर्स है कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी स्किल्ड है, दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स। और वीकनेस कैन प्लेस द फर्म एट अ कंपेटिटिव डिसएडवांटेज। तो जितनी हमारी वीकनेस होती हैं वो हमारा जो कंपेटिटर है, जो हमारे मुकाबले पे जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी हम कीप इन माइंड रखते हैं कि उसके पास कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे पास नहीं है, दीज आर आवर वीकनेस। तो स्टेप 3 हमें बताता है इंटरनल एनालिसिस के बारे में, वेयर वी कैन स्टडी आवर वीकनेस एंड थ्रेट्स। फिर analyzing financial and physical assets is fairly easy, but assessing intangible assets, employee skills, culture, corporate reputation and so forth, it is not easy। कहता है ये चीज़ें फाइनेंशियली तो हम बड़े इजीली मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, इसको हम असेस करना हमारे लिए आसान है। लेकिन जो एम्प्लॉय स्किल्स हैं, कल्चर के बारे में, किस तरह का कल्चर है, लोगों का एटीट्यूड किस तरह का है, इस तरह हमारी रेपुटेशन किस तरह की है कंपनी लेवल पे, तो इसको मेजर करना, एक एनालाइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। फिर भी हम अपनी ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के वाले से इसको स्टडी ज़रूर करते हैं। नंबर 4 पे अगर देखें हम तो फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। जब हमने स्कैनिंग कर ली, एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, फिर हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे? डेवलप एंड इवेल्युएट स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स, फिर सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर से लेकर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लो लेवल मैनेजमेंट तक हम तमाम लेवल पर वो स्ट्रेटजी जो है वो सेलेक्ट करते हैं। फिर दैट प्रोवाइड रिलेटिव एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स, जिस तरह हम अपने कंपेटिटर से कुछ ना कुछ रिलेटिव एडवांटेज हासिल कर सकें। फिर हम मैच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स टू एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनके साथ भी मैच करते हैं जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर आप अपनी वीकनेस को भी ज़हन में रखते हैं कि अपने हमारी जो वीकनेस हैं वो भी ठीक की जा सकें। तो इस तरीके से हम स्टेप नंबर 4 में स्ट्रेटजी जो है वो फार्मूलेट करते हैं, जिसमें हम अपनी वो तमाम चीज़ें जो हमने पहले एनालाइज की होती हैं उनको कीप इन माइंड रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फार्मूलेट कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे जब स्ट्रेटजी बन जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, तो दैट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाती है, जिसमें हम इफेक्टिवली फिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ टू द एनवायरनमेंट। The environment dictates the chosen strategy. Effective strategy implementation requires an organizational structure matched to its requirements. तो जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई होती है हम उसको मैनेजमेंट के मुख्तलिफ लेवल पर उनको वो स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे तरीके से उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उनको फिट कर दिया जाता है। फिर
लास्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड स्टेप 6 इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। जब हमने स्ट्रेटजी बना ली, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर हम देखते हैं कि हाउ इफ़ेक्टिव हैव स्ट्रेटजीज बीन और व्हाट एडजस्टमेंट इफ़ एनी आर नेसेसरी। क्या इसके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत है या इसको कंटिन्यू किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। ये एक फ़्लो चार्ट आपको डायग्राम की शक्ल में वही मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नज़र आ रहा है, जिसको आप डायग्राम की शक्ल में देखकर अपने ज़हन में इसको स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजी, ये पहला स्टेप है। फिर जो स्वॉट एनालिसिस में आपको नज़र आ रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, दैट इज स्वॉट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी थ्रेट नज़र आ रही हैं और नीचे आपको इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेस नज़र आ रही हैं। तो दैट इज़ कंप्लीट जो एनालिसिस होता है, जिसमें हम अपनी तमाम की तमाम अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको एनालाइज कर लेते हैं। तो एनालाइज करने के बाद हम फार्मूलेट करते हैं स्ट्रेटजी, उन चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हुए फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लास्ट पे हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इवेलुएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।